Dear students, myself Dr. S.K. Garg, Department of Zoology, Government PG College बाड़मेर। इससे पहले मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था और उसमें स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द spermiogenesis. First of all, you should know what is spermatogenesis. Spermatogenesis तो मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया ही था, तो टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की परिभाषा, द कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्पर्मेटिड जो अगतिशील गोलाकार व अगुणित कोशिका होती है, उसका गतिशील कोशिका शुक्राणु में रूपांतरण होना ही स्पर्मोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 इज केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक में क्या क्या चेंजेज होते हैं? स्पर्म के हेड की संरचना केंद्र पर निर्भर करती है। स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस से जल की कमी हो जाती है और उसके साथ साथ आरएनए व दूसरे केमिकल्स का भी लॉस हो जाता है और क्रोमोसोम्स संगठित हो जाते हैं। केंद्रक में अब केवल डीएनए ही रह जाता है, जिससे जो डेवलपिंग स्पर्म है उसमें वेट कम हो जाता है और जो स्पर्म की गति के लिए आवश्यक होता है। केंद्रक में इलोंगेशन से यह आकार लंबा हो जाता है और अब स्पर्म का हेड चम्मच के आकार का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम. It is a very important process. एक्रोसोम परिपक्व स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस के आगे स्थित होता है, जो फर्टिलाइजेशन के समय अंडे को बेधने का काम करता है। यह गोल्गी बॉडी से उत्पन्न होता है। गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स होते हैं। सिस्टर्नी केंद्र के अग्रभाग पर लग जाती है, जिसके मध्य छोटे छोटे वैक्यूल्स चिपक जाते हैं और यह आपस में संगठित होकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, जिनको एक्रोब्लास्ट कहते हैं। इसमें एक सघन बॉडी उत्पन्न हो जाती है जिसको प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं तथा प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल युक्त रिक्तिका को प्रो एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं। यह वेसिकल ग्रोथ करके एक्रोसोमल वेसिकल में चेंज हो जाता है। एक्रोसोमल वेसिकल में जल का लॉस हो जाता है और जिस कारण वह थोड़ा पिचक जाता है और केंद्र के अग्रभाग पर टोपे के समान घेर लेता है और इस प्रकार से एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। एक्रोसोम के निर्माण के बाद गोल्गी बॉडी का शेष भाग त्याग दिया जाता है। एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनको स्पर्मलाइसिन कहते हैं, और मनुष्य के एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। इसको हम आगे
डायग्राम की सहायता से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में दिस इज केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म, और गोल्गी अपैरेटस, ये गोल्गी अपैरेटस केंद्रक के आगे आकर के सेट हो जाते हैं। दूसरे उसी प्रकार से ये सिस्टर्नी न्यूक्लियस के आगे आकर के यहाँ पर सेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे चेंजेज इन द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में क्या क्या चेंजेज होते हैं, इसके अंदर भी स्पर्मेटिड के सेंट्रियोल का विभाजन हो जाता है, जो डॉटर सेंट्रियोल में बट जाता है। एक प्रोक्सिमल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। केंद्रक के नीचे एक गड्ढा, एक डिप्रेशन बन जाता है, उसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल स्थित हो जाता है, और यह सेंट्रियोल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पर उपस्थित होता है। दूसरा जिसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं वह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर ही स्थित होता है, और वह प्रोक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे स्थित होता है। मैच्योर स्पर्म की नेक में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज में भाग लेता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया था, ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन जाते हैं जिनको डॉटर सेंट्रियोल कहते हैं, और एक सेंट्रियोल का नाम होता है प्रोक्सिमल और दूसरे का नाम होता है डिस्टल। ये प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है ये न्यूक्लियस के नीचे, दिस वन, न्यूक्लियस के नीचे जो एक गड्ढा बना हुआ है वहाँ पर स्थित हो जाता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो इसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल का निर्माण हो जाता है। चौथा, चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चेंजेज होते हैं, एक्सियल फिलामेंट जो डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा बनाया जाता है, उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार व्यवस्थित होकर आपस में जुड़ जाती है, और इस आवरण को निबेन कर्ण शीत कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के व्यवस्थित होने के बाद शेष कोशिका द्रव्य गोल्गी बॉडी के अवशेषों सहित शुक्राणु से अलग हो जाती है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर कोशिका द्रव्य की पतली लेयर पाई जाती है, जिसको मैनचेट कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया था, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्सियल फिलामेंट, और इसके दोनों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्थित हो जाती हैं। और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म मैंने बताया था वो यहाँ से इस तरह से अलग हो जाता है। साइटोप्लाज्म की मात्रा स्पर्म में बहुत कम पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, चेंजेज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टेल का बनना। एक्सियल फिलामेंट जो डिस्टल सेंट्रियोल से उत्पन्न हो रहे हैं वह शुक्राणु के मध्य भाग से होते हुए आगे की तरफ फैल जाते हैं। एक्सियल फिलामेंट की संरचना सीलिया व फ्लैजियला के समान होती है। एक्सियल फिलामेंट में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। केंद्र में 2 तंतु व परिधि की ओर 9 तंतु स्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य एक्सियल फिलामेंट के अधिकांश भाग को घेरे रखता है और एक्सियल फिलामेंट का डिस्टल सिरा प्लाज्मा झिल्ली को बेध कर बाहर आ जाता है और इस प्रकार से शुक्राणु के
3 भाग हो जाते हैं। नंबर 1 हेड, मिडिल व टेल। स्पर्म म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोकैलिक्स के कारण शुक्राणु आपस में चिपकते नहीं हैं। शुक्राणुओं के आपस में आसंजित होने को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डेवलपिंग शुक्राणु में सक्रिय निषेचन की क्षमता फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन से उत्पन्न होती है। मैमल्स में यह टेस्टिस के एपिडिडाइमिस भाग में होता है। मानव के शुक्राणु जनन में लगभग 74 का समय लगता है। इनकी लाइफ 24 घंटे होती है। सभी जंतुओं के शुक्राणुओं का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। जैसे चमगादड़ के शुक्राणु कुछ माह तक और मधुमक्खियों के शुक्राणु 5 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शुक्राणुओं का आकार समस्त जंतुओं में भिन्न भिन्न होता है। कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तथा हार्मोन्स का प्रभाव रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर व लाइट। हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित होते हैं, जैसे FSH व ICSH हार्मोन, जो कि शुक्राणु जनन को प्रभावित करते हैं। विटामिन ए व विटामिन ई शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होते हैं। मानव में सामान्यतः 100 मिलियंस पर ml ऑफ सीमेन शुक्राणु पाए जाते हैं। स्पर्म की संख्या में कमी स्टेज को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और यदि सीमेन में स्पर्म एब्सेंट हो तब इस स्थिति को एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु को सर्वप्रथम लीवनहोक ने देखा था। संरचना के आधार पर शुक्राणु को 3 भागों में बांटा गया है, हेड, मिडल पीस व टेल। तो सबसे पहले अपन हेड को डिस्कस करते हैं। इसको हम आगे डायग्राम की सहायता से भी मैं आपको बताऊंगा। हेड की आकृति अलग अलग जंतुओं के शुक्राणुओं में अलग अलग होती है। हेड के आगे भाग पर एक्रोसोम तथा उसके पीछे केंद्रक होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। मानव में यह हाइलुरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है, जो निषेचन के समय एग को पेनिट्रेट करने के काम में आता है। शुक्राणु हेड में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको परफोरेटेरियम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम आयंस भरे रहते हैं। निषेचन के दौरान एक्रोसोमल क्रिया में
परफोरेटोरियम में कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस व पोटेशियम आयंस बढ़ जाते हैं। शुक्राणु के हेड पर प्लाज्मा झिल्ली में एंटी फर्टिलाइजिंग एसिडिक प्रोटीन पाई जाती है और इसी प्रकार से अंडे में फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। यह दोनों एक विशिष्ट होती हैं, हर जाति में अलग अलग होती हैं। शुक्राणु के केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पाए जाते हैं जो बेसिक प्रोटीन से बंधे हुए रहते हैं। ब्रैचेट के अनुसार केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जिनके स्थान पर आर्जिनिन प्रोटीन पाई जाती है जो डीएनए को आपस में बांधे रखती है। शुक्राणु का हेड भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होता है। मानव में यह चम्मच के आकार का, जबकि रैट में यह हुक के आकार का होता है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको इनका डायग्राम बताऊंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आप देख सकते हो कंप्लीट स्पर्म, दिस इज द एग्रोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस, प्रोक्सोमिल सेंट्रियोल, ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको इसके एक्सियल फिलामेंट के दोनों तरफ इकट्ठी हो जाती है, और दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। इसके 3 भाग होते हैं, इज द हेड, मिडल एंड टेल। अगली स्लाइड में आप देख सकते हो, ये अगली स्लाइड जो है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन फोटोमाइक्रोग्राफ ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। ये कंप्लीट है। इसमें द ए डायग्राम, दिस इज द एलएस ऑफ स्पर्म। एलएस ऑफ स्पर्म का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें हेड कैप, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, टर्मिनल रिंग, एक्सियल फिलामेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। जो बी पोर्शन है दैट इज हेड, विद नेक एंड मिडल पीस। इसमें एज ऑफ हेड कैप और माइटोकॉन्ड्रियल हेलिक्स ये सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद सी, ये जो सी पोर्शन है, ये सी वाला दैट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ द टेल। टेल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके भाग हैं ये। और नेक्स्ट जो है ये आपने डी एफ जी एच, ये डी ई एफ जी एच, ये सारे के सारे जो हैं दैट इज हाईली मैग्नीफाइड पोर्शंस हैं जो अलग अलग टेल के अलग अलग पोर्शंस को दिखाते हैं। नेक्स्ट ये मिडल पीस। मिडल पीस में हेड व मध्य भाग के बीच में नेक होती है, जिसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल केंद्र के पीछे गड्ढे में स्थित होता है, जो विदलन के कारण माइटोटिक स्पिंडल बनाने के काम में आता है। दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल इसके पीछे होता है, जो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। नेक के नीचे भाग में एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया लिपटी रहती है। इसको निबेन केन शीत कहते हैं। शुक्राणु के हेड व मध्यांश पर कोशिका द्रव्य का पतला आवरण होता है, जिसको मैनचीट कहते हैं। इसके बाद टेल शुक्राणु का सबसे लंबा तंतुमय भाग होता है। शुक्राणु को गति देने का काम करता है और इस गति के लिए ऊर्जा डायनिन प्रोटीन से प्राप्त होती है, और यह डायनिन प्रोटीन एक्सियल फिलामेंट के माइक्रोट्यूब्यूल में होती है। शुक्राणुओं को गमन हेतु ऊर्जा मध्य भाग से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुक्राणु ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। स्ट्रक्चर के आधार पर स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज फ्लैजिलेटेड स्पर्म, नंबर 2 नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स वे शुक्राणु जिनमें फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड जिनमें फ्लैजिला का अभाव होता है और उनमें जो मूवमेंट होता है वो अमीबियाई विधि से होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं एस्कैरिस व क्रस्टेशियंस के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है स्पर्म्स ऑफ सम एनिमल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हर एनिमल में अलग अलग होती है। यहाँ पर मैंने कुछ बताए हैं। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्फियोक्सस,
इस प्रकार का स्पर्म होता है। डोमेस्टिक फाउल का इस तरह से होता है। मैंने रैट का पहले भी बताया था, जो स्पर्म है वो हुक के आकार का होता है। वुमेन में जो इसका हेड होता है वो स्पून जैसा होता है, ये फ्रॉग का होता है। और दिस इज एम्फीन्यूरा सैलेमेंडर का इस तरह से होता है। और ये जो होते हैं ये क्रस्टेशियंस हैं दोनों, इनमें एक में ओवाइड शेप होता है और ये जो है स्टार शेप्ड होता है। और एस्केरिस के अंदर इस प्रकार का स्पर्म पाया जाता है जो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और अमीबिया गति के द्वारा अपना मूवमेंट करता है, जो